Hello student, in this video we will study about Bryophyta. So Bryophyta is the another class of phylum, or you can say that is Plantae kingdom, not phylum, it is the Plantae kingdom. Okay, तो ब्रायोफाइट के अंदर अगर हम लोग लेते हैं बेटा तो ये डिवीज़न आ जाता है नेक्स्ट। तो डिवीज़न ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा में हम लोग क्या कहेंगे, तो ब्रायोफाइटा they are considered as amphibians of plant kingdom, यानी ये प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस एम्फीबियंस है। अब एम्फीबियंस आप लोगों को याद होगा बेटा, 9th क्लास में आपने एम्फीबियंस पढ़े थे। एम्फीबियंस क्या होते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि एम्फीबियंस दोज विच कैन लिव बोथ ऑन लैंड एज वेल एज वाटर, बट बेटा दिस इज़ नॉट द एक्चुअल और द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द एम्फीबियंस, क्योंकि लैंड और वाटर पे तो टर्टल भी रहता है। टर्टल कैन कम ऑन द लैंड ऑल्सो, इट कैन लिव इन द वाटर ऑल्सो, ठीक है। एलिगेटर कम ऑन द लैंड ऑल्सो, लिव्स इन द वाटर ऑल्सो, तो फिर वो भी एम्फीबियन होना चाहिए, ठीक है। क्रोकोडाइल भी एम्फीबियन होना चाहिए, बट दिस इज नॉट सो। एम्फीबियन आर दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन कंप्लीट और विच कैन लिव ऑन लैंड but cannot complete its life cycle without water. Why? Because they have to lay eggs in the water, means the reproduction occur in the water. तो amphibian हम किसे कहेंगे, those organism which lives on land but for reproduction they require water. तो बेटा आपको पता है फ्रॉग लिव्स ऑन लैंड, ओके, बट फॉर रिप्रोडक्शन इट हैज़ टू गो इन द वाटर फॉर लेइंग इट्स एग। तो ब्रायोफाइटा इज कॉल्ड एज द प्लांट किंगडम। तो क्यों इसको प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहा गया है, बिकॉज इट लिव्स ऑन लैंड। लैंड पे कहाँ रहती है बेटा, जहाँ पे मॉइस्ट, डैम्प, ह्यूमिड और शेडी कंडीशंस होती है, वहाँ पे ये सरवाइव करती है ब्रायोफाइट। बट इट रिक्वायर वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए इसको वाटर की ज़रूरत होती है। क्यों वाटर की ज़रूरत होती है, बिकॉज जो मेल गैमेट होता है द ट्रांसफर बाय द हेल्प ऑफ वाटर, यानी वो वाटर की हेल्प से ही ट्रांसफ़र होता है। दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर एज ब्रायोफाइट ऑफ द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है। तो ये तो हमने ले लिया कि कहाँ इसका हैबिटेट किधर है बेटा। हैबिटेट मतलब द प्लेस वेयर इट लिव, तो इट लिव्स इन द मॉइस्ट, डैम्प, ह्यूमिड एज वेल एज द शेडेड लोकेलिटीज़। अब बेटा हम लोग इसको आगे देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर किस तरह का है। तो बच्चा सिंपल चीज़ है कि ये बॉडी जो होती है, बॉडी में भी डिफ्रेंशिएटेड, बॉडी में भी डिफ्रेंशिएटेड। अब डिफ्रेंशिएटेड कैसे हो सकती है, या तो इट कैन बी थैलस लाइक। थैलस लाइक मतलब देयर इज़ नो डिफ्रेंशिएशन, सिर्फ एक आपको अलग से ग्रीन कलर का एक पैच दिखेगा, दैट इज कॉल्ड एज थैलस लाइक, ठीक है। और इट कैन बी प्रोस्टेट। प्रोस्टेट का मतलब है कि रेंगती हुई, जैसे कि भाई रेंगती हुई का मतलब ये नहीं चलती है, यानी इधर से ग्रो करना चालू करा ऐसे ग्रो करती हुई जाएगी। और
इरेक्ट, सीधी भी खड़ी हो सकती है। तो तीनों तरह की कंडीशंस मिलती है, ठीक है। अब बेटा यूजुअली इट डज नॉट हैव it does not have root, stem और leaves। इसमें ना तो रूट्स होते बेटा, ना स्टेम होते, ना लीव्स होते, बट कंटेन रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक, यानी लीफ जैसे, स्टेम जैसे और रूट जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये इनके अंदर है। सेकेंड थिंग है, जैसे अगर रूट लाइक है तो रूट लाइक में क्या है बेटा, रूट लाइक में दे हैव राइजोइड्स। राइजोइड्स जो है दे कैन बी यूनिसेल्युलर और कैन बी मल्टी सेल्युलर। वो यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं या फिर वो मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं राइजोइड्स, ठीक है। फिर उसके बाद है स्टेम जैसा स्ट्रक्चर हो सकता है बेटा, और लीव जैसा स्ट्रक्चर भी हो सकता है। अब हम लोग आते हैं कि जो मेन प्लांट बॉडी होती है जो आपको यूजुअली दिखाई देती है, कहाँ दिखाई देती है? सबसे पहले चीज़ तो आप देखते होंगे यूजुअली बरसात के सीज़न में हम अगर कहीं पे जहाँ पे पानी लगातार गिरता रहता है वहाँ पे छोटे छोटे वेलवेट जैसा यानी कि मखमल जैसा स्ट्रक्चर ग्रीन कलर का अपीयर हो जाता है, दीवारों पे हो जाता है, ईंटों पे हो जाता है, वो एक्चुअली ब्रायोफाइट है। तो हम ये देखें कि इसकी मेन प्लांट बॉडी जो हमें दिखाई देती है, मेन प्लांट बॉडी जो दिखाई देती है बेटा, वो कौन सी स्टेज है? वो एक्चुअली गैमेटोफाइट स्टेज है। कौन सी स्टेज है? गैमेटोफाइट स्टेज। ओके, और ये जो गैमेटोफाइट स्टेज है, अभी अभी बताया बेटा मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में कि गैमेटोफाइट का मतलब होता है गैमेट फॉर्मिंग स्टेज। और ये जो गैमेटोफाइट स्टेज है ये कैसी है बेटा? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड है यानी क्रोमोसोम नंबर इज हाफ क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड एंड इट इज गैमेटोफाइट, यानी इट प्रोड्यूसेस गैमेट। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट थिंग। ये तो हो गया प्लांट बॉडी का। नाउ वी कम, बिकॉज अभी हम लोग ब्रायोफाइट का जर्नल स्ट्रक्चर कर रहे हैं बेटा। तो जब हम इसका जर्नल स्ट्रक्चर कर रहे हैं तो अब हम लोग आते हैं कि सिंपली reproduction. तो how it reproduce? तो it can reproduce by both asexual and sexual reproduction. Okay, asexual reproduction के अंदर जो आता है बेटा वो हम पढ़ेंगे बाद में, that is gamma cup. Okay, ये gamma cup जो होता है ये मॉसिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम लोग लेते हैं बेटा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस तरह से स्ट्रक्चर होता है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एज यू नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द रिप्रोडक्शन इन विच बोथ द पेरेंट यानी टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स आर इन्वॉल्व। दो पेरेंट्स होने चाहिए, दोनों अपोजिट सेक्स के होने चाहिए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट क्या हो जाएगा बेटा? मेल पेरेंट, और एक पेरेंट क्या हो जाएगा? फीमेल पेरेंट। ओके, तो फीमेल पेरेंट के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे बेटा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। मेल पेरेंट में क्या प्रेजेंट होंगे बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो अब यहाँ पे जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनका नाम क्या है? What is its name? तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं दे आर द एक्चुअली मीन्स ब्रायोफाइट में द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर मल्टी सेल्यूलर। तो मैं ये कह सकती हूँ
reproductive organs are multicellular. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे होते हैं बेटा? मल्टी सेल्यूलर होते हैं, ठीक है। तो इनका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट इज कॉल्ड एज एंथ्रीडियम। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या कहलाता है? एंथ्रीडियम कहलाता है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड एज आर्चिगोनियम। व्हाट इट इज कॉल्ड एज? आर्चिगोनियम। दोनों ही मल्टी सेल्यूलर होते हैं बेटा एंड जैकेटेड। जैकेटेड मतलब कवर्ड होते हैं। अब सिंपली अगर हम लोग देखें कि इनके अंदर क्या डिफरेंस आता है, तो जैकेटेड और कवर्ड है। तो एंथ्रीडियम जो होता है इनके अंदर प्रोड्यूस होते हैं बेटा एंथ्रोजूओइड। जो मेल गैमेट होता है उसे कहा जाता है एंथ्रोजूओइड। आर्चिगोनियम जो होती है उसमें बनता है बेटा एग। ओके, और आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको कहा जाता है फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर। और ये इस तरह से इसके अंदर जैकेटेड है। जैकेटेड मतलब कि आर्चिगोनियम इज सराउंडेड बाय द सेल। ओके, तो फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होती है आर्चिगोनियम, जिसके अंदर एक सिंगल एग प्रेजेंट होता है और जो कैसा होता है? हैप्लॉइड। अब सिंपली आप लोग याद रखना बेटा, मेल पेरेंट भी हैप्लॉइड है, फीमेल पेरेंट भी हैप्लॉइड है। आर्चिगोनियम में जो एग और एंथ्रोजोइड बनेंगे ये तो हैप्लॉइड बनने ही है। मैंने आपको बताया था गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर। गैमेट्स तो कैसे बनने हैं बेटा? हैप्लॉइड ही बनने हैं। तो अब हैप्लॉइड पेरेंट से हैप्लॉइड गैमेट ही बनने हैं, तो नेचुरली इन गैमेट फॉर्मेशन के दौरान इसमें क्या होगा? माइटोसिस। मियोसिस तो हो नहीं सकता क्योंकि मियोसिस में तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते। तो अगर ये फीमेल पेरेंट मियोसिस करती तो यहाँ पे तो n/2 नंबर आ जाता, यानी हाफ हो जाते। तो जरूरी नहीं है कि गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ऑलवेज मियोसिस अकर। गैमेट फॉर्मेशन के दौरान अगर प्लांट बॉडी या ऑर्गेनिज्म अगर हैप्लॉइड है तो गैमेट माइटोसिस से भी बन सकते हैं। लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है तो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान मियोसिस ही होगी। तो खैर ये एंथ्रोजोइड बना, ये एग बना, दोनों एन है। एंथ्रोजोइड जो होता है ये बेटा इस तरह से फ्लैजिलेटेड होता है, तो इट मूव्स इन वाटर। पानी के अंदर रिलीज होते हैं और वाटर से इट रीचेस टू द आर्चिगोनियम। रिलीज होने के बाद पानी की ही हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ वाटर इट रीचेस टू द आर्चिगोनियम एंड गेट फ्यूजेस विद द एग। तो व्हेन द एंथ्रोजोइड एंड एग इज फॉर्म्ड, इट फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट। यानी फर्टिलाइजेशन जब होगा तो ये क्या बनाएगा बेटा? जाइगोट। अब जाइगोट से जो नई स्टेज डेवलप होगी वो स्टेज कहलाएगी स्पोरोफाइट। और इसमें भी मियोसिस नहीं होगी बेटा अभी। तो स्पोरोफाइट कैसी स्टेज रहेगी? डिप्लॉयड। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि इनके अंदर गैमेटोफाइट स्टेज जो है वो कैसी है? हैप्लॉइड है। और स्पोरोफाइट स्टेज कैसी है? डिप्लॉयड है। ये डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। किस पर डिपेंडेंट रहेगी? गैमेटोफाइट पर। तो मेन प्रोमिनेंट कौन सी स्टेज है बेटा? मेन प्रोमिनेंट स्टेज है गैमेटोफिटिक स्टेज। ओके, अब क्या होगा बेटा जब ये यानी हम ये कह सकते हैं स्पोरोफाइट जो है इज नॉट फ्री लिविंग। ये फ्री लिविंग नहीं है। तो इसका मतलब इसको खाना कौन बना रहा है, कौन दे रहा है? तो फ्री लिविंग नहीं है बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन
गैमेटोफाइट स्टेज। ये किस पर डिपेंड है बेटा? गैमेटोफिटिक स्टेज पर डिपेंडेंट है ना, टू गेट नरिशमेंट। क्या लेने के लिए? अपना नरिशमेंट यानी खाना लेने के लिए किस पर डिपेंडेंट है बेटा? गैमेटोफाइट स्टेज पर डिपेंडेंट है। कौन? स्पोरोफिटिक फेज जो है, नॉट फ्री लिविंग, फ्री लिविंग नहीं है तो किस पर डिपेंड है बेटा? इट इज डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट स्टेज टू गेट इट्स नरिशमेंट। ओके, अब क्या होगा बेटा? जब ये ग्रोथ करेंगे, अब स्पोरोफाइट स्टेज है यानी कि दे विल गिव राइज टू स्पोर। तो जब इनको स्पोर्स बनाना है, और मैंने आपको बताया था कि स्पोरोफाइटिक स्टेज किसको देगी बेटा? कि वो आगे चल के स्पोरोफिटिक स्टेज गैमेटोफिटिक बनाती है, गैमेटोफिटिक स्टेज स्पोरोफिटिक बनाती है। ये मैंने आप लोगों को एक सिंपल सा टर्म बताया था, मैं यहाँ पे भी लिख सकती हूँ। जैसे स्पोरोफाइट विल गिव राइज टू गैमेटोफाइट एंड गैमेटोफाइट गिव राइज टू स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से फिर स्पोरोफाइट। तो इसको कहा जाता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एक बार ये जनरेशन एक बार ये जनरेशन। तो यहाँ पे भी जो स्पोरोफिटिक फेज है यानी जो स्पोरोफाइट है कैसी थी बेटा? 2n डिप्लॉयड थी, किस पर डिपेंडेंट थी? डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट कैसा था? n। तो जब स्पोरोफाइट 2n है और गैमेटोफाइट n है, तो 2n से n बनने के लिए यहाँ पे क्या होना जरूरी है बेटा? शाबाश, क्या होना जरूरी है? कौन सा सेल डिवीजन? मियोसिस। तभी 2n से क्या बनेगा बेटा? n बनेगा। और ये भी देख लो, जब गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनना है तो बेटा अब अगर इसके अंदर तो फर्दर क्या होना जरूरी है कि मियोसिस तो हो नहीं सकता, मियोसिस होएगा तो n/2 बनेगा। या 2n बनना है यानी डबल बनना है, और डबल कैसे बनते हैं? बाय द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट। तो ये जब गैमेटोफाइट से गैमेट्स बनाएंगे, मेल और फीमेल गैमेट, तो उस दौरान में जो डिवीज़न चलेगा वो चलेगा बेटा माइटोसिस। ये लोअर प्लांट्स में ही होता है कि गैमेट फॉर्मेशन के दौरान माइटोसिस हो, जिनका प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है। तो सिंपली ये स्पोरोफाइट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। तो जब ये स्पोरोफाइट क्या बनाएंगे बेटा? दे विल हैव टू फॉर्म स्पोर्स, और स्पोर विल गिव राइज टू, यानी स्पोर जब जर्मिनेट करेंगे तो दे विल गिव राइज टू द नेक्स्ट गैमेटोफाइट स्टेज। तो अब गैमेटोफाइट क्या है बेटा? हैप्लॉइड है। ये हैप्लॉइड किससे बनेंगे? हैप्लॉइड स्पोर से बनेंगे, और हैप्लॉइड स्पोर एक डिप्लॉइड स्पोरोफाइट से बना है। इसका मतलब इस स्पोरोफाइट के अंदर क्या आना चाहिए? मियोसिस आना चाहिए। तो स्पोरोफाइट which is dependent on gametophyte undergoes meiosis to produce haploid spore, and these spores germinate to produce haploid gametophyte। ओके, तो ये हो गया बेटा इन लोगों का। इस तरह से हम कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ वी कम ऑन टू दैट नेक्स्ट, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट, कि ब्रायोफाइट का क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है बेटा। तो अगर हम ब्रायोफाइट का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखें तो सबसे फर्स्ट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अगर हम देखते हैं तो दैट इज वन ब्रायोफाइट इज देयर स्फेग्नम। इस स्फेग्नम की सम स्पीशीज, कुछ स्पीशीज जो होती है दैट, ये एक तरह का हम इसको कहते हैं मॉस, ठीक है, दैट प्रोवाइड पीट। आप लोगों ने आई थिंक 8th क्लास में या 7th क्लास में टॉपिक पढ़ा था फ्यूल, जिसके अंदर आपने कोल के डिफरेंट फॉर्म्स पढ़े थे, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन, एंथ्रासाइट। ये 4 स्टेजेस पढ़ी थी बेटा, जिसके अंदर जो पीट था वो सबसे लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू का कोयला होता है, कोल होता है।
तो ये पीट कैसे बना? तो ये माना जाता है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, है ना, बैक, मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक, ये स्फेगनम मॉस जब धरती में दब गए तो उनके डिकम्पोज नहीं हुए, उनके जो कंप्रेशन होने से जो कोल बना वो क्या है बेटा? पीट। तो स्फेगनम जो है वो पीट प्रोड्यूस करता है, और पीट जो होता है इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। किसकी तरह यूज़ किया जाता है? फ्यूल की तरह। सेकेंड कैरेक्टर, सेकेंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्फेगनम, ये भी स्फेगनम की ही इम्पॉर्टेंस है बेटा। स्फेगनम एक ऐसा स्पीशीज है मॉस की, इट एब्जॉर्ब वाटर मैनी टाइम्स ऑफ इट्स वेट। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इट कैन एब्जॉर्ब या इट कैन होल्ड वाटर मैनी टाइम्स ऑफ इट्स वेट, that is around 200 times। 200 टाइम्स ये अपने अंदर वाटर को होल्ड कर सकता है। तो मैं आपको एक छोटा सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि अगर सपोज मान लो हमारे पास 25 ग्राम मॉस है, ठीक है, 25 ग्राम मॉस है, तो वो कितना वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है? तो मैं ये कह रही हूँ 200 टाइम्स। 200 टाइम्स, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, 30 के 30 आए बेटा, 25 टू ज़ा 50। ये तो सारे वॉट ग्राम में है, तो ये भी किस में होएगा? मिलीलीटर में होगा। तो ये तो हुआ मिलीलीटर। अब मैं इसको अगर मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करूँगी तो मुझे इसको किस से डिवाइड करना पड़ेगा? 1000 से। तो 1000 से डिवाइड करके मैंने ये डिवाइड कर दिया, कितना आया बेटा? 50 लीटर्स, यानी एक 250 ग्राम्स, यानी पाव भर मॉस, पाव भर स्फेगनम कितना वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है? 50 लीटर्स वाटर। यू कैन इमेजिन। तो आप लोग देखते हो ना, कई बार ये कहते हैं मनी प्लांट के मॉस ग्रास लगी हुई है, तो वो मॉस ग्रास का एक पूरा इस तरह से पिलर सा बना के और उसके चारों तरफ वो लगाते हैं, बट दैट इज़ नॉट द ओरिजिनल मॉस ग्रास, उसमें बहुत थोड़ा सा होता है। तो वो लगाया जाता है जिससे उसमें पानी डाल दो तो वो पानी को होल्ड कर लेता है, एंड स्लोली स्लोली जो मनी प्लांट की रूट्स होती हैं जो उसमें एम्बेडेड हो जाती हैं, दे कैन एब्जॉर्ब वाटर। तो एक्चुअली स्फेगनम का क्या यूज़ होता है इसके वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी का? तो दैट इज स्फेगनम इज यूज्ड एज पैकेजिंग मटेरियल। इसको पैकेजिंग मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है, किस में? फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। अगर हम लोग बेटा प्लांट्स को, आप देखते हो आजकल दोज हु आर इन द आरपीएस प्रीवियसली, उन्होंने तो देखा होगा बेटा, लॉकडाउन से पहले अपने स्कूल में एक बार जेसीबी आई थी और उसने बहुत गड्ढे बना के, और उधर जो मिडिल रो है जिधर से बसेस अपनी आती और जाती है, तो वहाँ पे गड्ढे बना के और उसमें बड़े बड़े डेट ट्रीज लगाए थे, खजूर के पेड़ लगाए थे, और वो खजूर के पेड़ बड़े बड़े थे। तो वो खजूर के पेड़ जहाँ से लाए गए थे बेटा, तो वो वहाँ से वो रूट्स अपरूटेड करके लाए गए थे, रूट्स के साथ लाए गए थे। तो अब रास्ते में उन रूट्स को पानी कैसे प्रोवाइड किया जाएगा? तो उन रूट्स के चारों तरफ क्या लगा दी गई थी? उन रूट्स में को किससे होल्ड कर दिया था? स्फेगनम से, जिससे कि वो पानी धीरे धीरे उसमें से एब्जॉर्ब करते रहे और वो डाई नहीं हो। तो ट्रांसशिपमेंट ऑफ द लिविंग मटेरियल या प्लांट्स के ट्रांसशिपमेंट यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्फेगनम इज यूज्ड। सेकेंड होता है बेटा, हमें पता है लाइकेन। Lichen is the association of usually algae with the fungi, उसके साथ में एसोसिएशन होता है। तो लाइकेंस तो करते ही है बेटा कहीं पे भी पायनियर स्पीशीज। तो लाइकेंस जो होते हैं दे आर द पायनियर स्पीशीज। किसी भी जगह का मतलब हुआ कि कोई भी बैरन एरिया है जहाँ पे सॉइल भी नहीं है, तो सबसे पहले पहुँचने वाले लाइकेन होते हैं।
लेकिन लाइकेन जब एक बार सॉइल बनाना चालू कर देती है, सॉइल फॉर्मेशन हो जाता है उसके अंदर, तो जो सेकंड स्पीशीज़ आती है, यानी जो सेकंड स्पीशीज़ आती है वो किसकी आती है बेटा? ब्रायोफाइट्स की आती है। तो हम ये कह सकते हैं ब्रायोफाइट्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सक्सेशन या इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये वर्ड आप लोगों के लिए न्यू है। जब हम 12th क्लास में आओगे बेटा, देन यू विल स्टडी इट इन डिटेल कि किस तरह से इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है। तो लाइकेन के बाद ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो इकोलॉजिकल सक्सेशन के दौरान सेकेंड मेंबर होते हैं जो बैरन एरिया पर आते हैं। इसके अलावा बेटा आपने देखा है, मैंने बताया था कि रेनी सीजन में आप देखते हो एक वेलवेटी मैट जैसा बिछ जाता है। तो जो वो ब्रायोफाइट होते हैं दैट फॉर्म मैट ऑन द सॉइल, मैट बनाते हैं बेटा। तो अगर सपोज ये बैरन मिट्टी है, बैरन एरिया है, सॉइल है खाली, इसके ऊपर कोई वेजिटेशन नहीं है, रेनफॉल होती है, तो रेनफॉल होती तो आप देखते हो मिट्टी उड़ती है, उछटती है और फिर वो लूज हो जाती है, और जब रेन वाटर मूव करता है तो उसके साथ में वो सॉइल भी मूव कर जाती है, और उसको क्या कहा जाता है बेटा? सॉइल इरोजन बाय वाटर। तो यहाँ पे जब ब्रायोफाइट उस सॉइल के ऊपर मैट लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, तो अब रेनफॉल होने पर भी सॉइल इरोड नहीं होती। तो हम ये कह सकते हैं ब्रायोफाइट प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय फॉर्मिंग अ मैट ऑन द सॉइल। सॉइल के ऊपर क्या बना देती है? मैट बना देती है। इसके अलावा डेंस मैट बना देती है, मतलब थिक मैट बना देती है। इसके अलावा बेटा जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये सिंपली हम कह सकते हैं कि दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एरिया में फर्दर ग्रोथ और सॉइल फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो ये हो जाती है बेटा इन लोगों की इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। थैंक यू।